हरे कृष्ण। ज्योतिष शिक्षा में आप लोगों का स्वागत है। प्रार्थना के साथ चालू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। तो अभी तक हमने देखा जो डिस्कस किया है अभी तक क्लास में, और राशि चक्र के बारे में हमने देखा, फिर कॉस्मोलॉजी देखा, कौन से ग्रह कहाँ पे है, कैसे घूमते हैं राशि चक्र पे। और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कल हमने तिथि के बारे में जाना था। तिथि का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है। सूर्य और चंद्र के मूवमेंट के आधार पे तिथि का निर्धारित होता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक्चुअली बहुत लोग आप लोग का क्वेश्चन आ रहा था कि थोड़ा कुछ चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको फिर से समझाने के लिए तो आज थोड़ा सा पीछे जाएंगे, फिर से हम लोग ट्रैक पाएंगे। क्योंकि देखिए आप लोग को ये चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ है, हो सकता है पहली बार में पूरी समझ में ना आए, तो आप लोगों को खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ है उसका सिर्फ मैं 20% मैं बता रहा हूँ, 80% आपको खुद से भी पढ़ के कवर करना पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको जितना मैं बताऊंगा उतना ही सीखेंगे, आगे फिर समझने में प्रॉब्लम होगा। अगर मैं इधर 1 घंटा क्लास लेता हूँ तो आपको दिन में 3-4 घंटा खुद से मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए बहुत कोई मेरे से बुक्स का भी नाम पूछ रहे थे। मैंने बहुत सारे बुक्स के लिस्ट भेजे हैं जो कि इंग्लिश में है, और हिंदी में भी अलग से लिस्ट भेजा है मैंने 2-3 बुक। नहीं है तो खरीद सकते हैं, नहीं तो इसका सॉफ्ट कॉपी कहीं से मिले तो वो भी ला सकते हैं। मेरे पास 1-2 सॉफ्ट कॉपी है, मैंने भेजा भी है, और आज भी 1-2 सॉफ्ट कॉपी बुक का भेजूँगा। तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। आप एक्सपेक्ट मत करें कि हम सब कुछ क्लास में बता ही देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एक राशि को एक्सप्लेन करें ना तो 40 दिन निकल जाएगा, इतना है। और आपके हर चीज़ से छोटे छोटे सवाल रहेंगे, तो उतना कवर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि हमको एक पूरे कवर करना है, तो आप कोशिश करें कि आप अपना भी सेल्फ स्टडी दिन में चालू रखिए। क्लास में जो बताते हैं उसका नोट्स ही बनाइए, क्योंकि आपको अभी लग रहा है छोटा है, 1-2 क्लास हुए, आगे चल के इतने क्लास हो जाएंगे आपको सबका क्वालिटीज भी याद नहीं रहेगा, कैलकुलेशन तक भी याद नहीं रहेंगे। तो नोट्स रहेगा तभी आप रेफर कर पाएंगे बाद में, ठीक है। तो हमारे क्लास में हर तरह के ऑडियंस है, बच्चे हैं, बड़े हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एस्ट्रोलॉजी एकदम नया है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत एस्ट्रोलॉजी में आगे गए हैं, जानते हैं। तो इसीलिए कभी कभी मैं स्लो हो जाता हूँ जहाँ पे समझ में नहीं आता, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए। लेकिन मेरा कोशिश रहेगा जितना अच्छा से एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन बहुत कुछ छूट जाएगा, तो आपको खुद से ही पढ़ना है। यहाँ के जो लोग हैं मेरे से दिन में कभी भी आके पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो क्लास में जितना कवर हो रहा है उसमें अच्छा से देखेंगे। तो राशि चक्र था और नक्षत्र के बारे में था, कुछ कैलकुलेशन था। तो मैंने बहुत जस्ट ऊपर कैलकुलेशन दिखाया था, फास्ट था शायद, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। तो आज एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा। ये बहुत अच्छा फोटो डिजाइन किया है हमारे करुणावतार गौर प्रभु ने। तो आप देखेंगे इसमें सारे डिटेल्स है, राशि और नक्षत्र सब के बारे में। तो इसके बारे में आज थोड़ा बताएंगे, फिर जहाँ कल मैंने देखा था तिथि के बारे में वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं। तो हमने देखा था टोटल कितने राशि होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, और नक्षत्र कितने होते हैं, और टोटल ये काल जो चक्र होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हमारा जो सबसे पहला राशि होता है वो मेष राशि होता है, जिसको इंग्लिश में एरीज बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री होते हैं, 0 डिग्री। यहाँ से देखिए पहला राशि, देखिए मेष राशि है, 0 डिग्री से यहाँ तक आता है मेष राशि।
यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो पहला राशि हो गया। फिर दूसरा राशि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, वृषभ राशि, इसको टॉरस बोलते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा राशि होता है, ये भी 30 डिग्री का होता है। फिर ये तीसरा राशि होता है, ये होता है मिथुन राशि, जेमिनी। फिर चौथा राशि होता है कर्क राशि, कैंसर, सब 30 डिग्री का ही होता है। फिर चौथा राशि सिंह, लियो, ये भी 30 डिग्री का होता है। तो ऐसे कर कर के टोटल 12 राशियाँ होती है। 30 डिग्री का ये भी होता है। 12वां नंबर राशि होता है मीन। यहाँ पे देखिए सबका नाम लिखा हुआ है, मेष, टॉरस, और नंबर भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे टोटल 12 राशियाँ होती है, 30 डिग्री के अंतर पे होती है। 30 डिग्री के अंतर पे क्यों होती है, ये टोटल 360 है। 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। तो हर एक राशि 30 डिग्री के अंतराल में अपना घर है। इस हर राशि का एक स्वामी होता है, एक मालिक होता है। जैसे हर घर का एक मालिक होता है, जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का इंचार्ज है हमारे से वीरभद्र को। फिर इधर दूसरे घर में जाएगा, उधर गौशाला है। तीसरे में जाएगा, उधर जो बच्चे लोग का रहता है उधर के इंचार्ज है हमारे महाराज जी। तो ऐसे हर रूम का एक इंचार्ज होता है। तो ये जितने भी 12 राशियाँ हैं, ये ऐसा समझ लेते हैं 12 घर है। हर घर का एक एक स्वामी होता है। जैसे मेष राशि है, इसके स्वामी कौन है, मंगल है। मंगल को इंग्लिश से मार्स बोलते हैं। ये मतलब इनका घर है। इनके घर में ये जो चाहे जैसे चाहे अपने अनुसार से वो घर अपना रखते हैं। इसी तरह वृषभ राशि है, टॉरस राशि, इनके मालिक है शुक्र, उसको इंग्लिश से वेनस बोलते हैं। इस तरह मिथुन राशि है, जिनके मालिक है बुध, मरकरी है। ऐसे हर राशि के स्वामी है। कर्क राशि के स्वामी हुए चंद्रमा, सिंह राशि के हुए सूर्य, कन्या राशि के हुए बुध, तुला राशि के हुए शुक्र, वृश्चिक राशि के हुए फिर से मंगल का 2 घर है। धनु राशि के हुए बृहस्पति, मकर राशि के हुए शनि, कुंभ राशि के भी हुए शनि के भी 2 घर है। फिर मीन राशि के भी बृहस्पति के भी 2 घर है। शुक्र के भी 2 घर है, बुध के भी 2 घर है। सिर्फ चंद्रमा और सूर्य का एक एक घर है, अपना एक एक घर है। बाकी सबके देखोगे आप 2-2 घर है। वो लोग बहुत दानी थे, एक्चुअली सारा घर उन्हीं का था, चंद्रमा और सूर्य का। तो उधर से बगल में मरकरी आया, उधर घूमते फिरते, भाई हमको भी रहना है। तो सबसे पहले मरकरी गया ना, चंद्रमा के पास गया, हम भाई रहना है। तो चंद्रमा बहुत दयालु थे, तो बोले ठीक है मेरे बगल वाला रूम ले लो, क्या करोगे। लेकिन ये दोनों मालिक है। तो मरकरी बहुत दिमाग वाला, फिर से सूर्य के पास भी गया। जैसे हम लोग कभी कोई दोनों अथॉरिटी के पास जाते हैं ना, तो इधर भी गया। तो सूर्य बोला कि मेरे पास घर नहीं है भाई, दे दो। तो उसको ही बगल में सूर्य ने अपना घर दे दिया। फिर ही शुक्र देखा रहे, इसको तो आराम से घर मिल गया, मैं भी जाता हूँ। इसने भी दिमाग लगाया, दोनों के पास गया। तो चंद्रमा बोला ठीक है तो बगल वाला ले ले, इधर मिल गया। फिर ये शुक्र सूर्य के पास गया, तो सूर्य बोला तू भी बगल वाला ले ले। तो ऐसे कर करके सबने अपना दिमाग लगाया और अपना 2-2 घर ले लिया। ये फंडा हर जगह काम करता है। स्वामी होता है कि सबको मिला हुआ है। स्वामी जो मान लीजिए कोई ग्रह का स्वामी है, उसका कैलकुलेशन से स्वामी बनता है कि मतलब नहीं, उनका घर उनको स्थान दिया है उसे रहने के लिए निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, 12 राशियां हुए, हर राशि 30 डिग्री पे। ठीक, अब देखिए टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। यहाँ पे देखिए नक्षत्रों के नाम इसके ऊपर लिखा, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। ये जो 12 राशियां होते हैं, इसी के ऊपर नक्षत्र होते हैं। ऐसा समझ के चलिए, इसी के ऊपर नक्षत्र जुड़े होते हैं। नक्षत्र और राशि दोनों साथ में घूमते हैं, मतलब ये दोनों जुड़े होते हैं, कपल होते हैं एक दूसरे से। ऐसा नहीं कि नक्षत्र का अपना स्पीड है, राशि का अपना स्पीड है। जिस स्पीड से राशि घूमता है उसी स्पीड से नक्षत्र भी घूमता है, दोनों एक साथ से जुड़े हुए हैं। जैसे टायर देखें, टायर लगा रहता है चक्के में, तो ऐसे नहीं कि टायर अपने हिसाब से, जिस हिसाब से चक्का घूमता है उसके ऊपर का रबड़ वाला जो ट्यूब होता है वो भी घूमता है। उसी तरह जो 27 नक्षत्र है, 12 राशियों के ऊपर जुड़े रहते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्र, पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा, मघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। ऐसे टोटल 27 नक्षत्र है। तो आप देखेंगे 360 का टोटल है
तो हर नक्षत्र को कितना का जगह मिला हुआ है? 27 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 डिग्री 20 मिनट। ये कैसे आया? बहुत कोई कैलकुलेशन पूछे थे, वो बोले थे मेरे को 12 आ रहा है, कोई बोला था 14 आ रहा है, तो मैं डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। इसको कट जाएगा, 9 × 27, 9 × 4 36, तो 40 में 3 से भाग देंगे। 3 3 9, तो 1 बचा। तो इसको लिख सकते हैं 13.1/3 डिग्री, लिख सकते हैं ना। तो ये इसको तोड़ के ये जो फ्रैक्शन में जो डिग्री आया ना, उसको मिनट में बदल देंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, इसको अच्छा इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 13 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। अब 1/3 को मिनट में बदलेंगे तो इसको 60 से गुना करना पड़ता है ना। इसको करेंगे तो कितना मतलब बचेगा 20। तो इसको लिख सकते हैं 13 डिग्री 20 मिनट। आया समझ में जी। तो हर नक्षत्र को कितना जगह मिला है? 13 डिग्री 20 मिनट का, यानी कि ये अश्विनी देखिए यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ तक है, तो ये जो एरिया है वो 13 डिग्री 20 मिनट। फिर देखिए भरणी है, भरणी यहाँ से चालू होके यहाँ तक है, तो इसको जो एरिया मिला है वो भी 13 डिग्री 20 मिनट। फिर कृतिका है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको भी एरिया मिला है 13 डिग्री 20 मिनट। तो ऐसे कर करके सबका अपना आते जाएगा। अब देखिए ये होता है नक्षत्र, ठीक है। हर नक्षत्र के भी स्वामी होते हैं, जैसे राशियों के स्वामी थे, हर नक्षत्र के भी स्वामी होते हैं। यहाँ पे मैंने हर स्वामी का नाम लिखा है, देखिए अश्विनी के केतु है, भरणी के शुक्र है, कृतिका के सूर्य है, रोहिणी के चंद्र है, मृगशिरा के मंगल है। ऐसे करके हर नक्षत्र के स्वामी का नाम लिखा हो। फिर नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं, तो 4 चरण बोलते हैं या 4 पद बोलते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं। 4 चरण 4 पद या 4 क्वार्टर बोलते हैं इंग्लिश में। 27 नक्षत्र के 12 स्वामी हैं। 27 नक्षत्र के 12 स्वामी नहीं, 27 नक्षत्र के 27 अलग अलग स्वामी। मतलब कि टोटल 9 ग्रह है, हर ग्रह को हो सकता है 3-3, हर ग्रह के पास 3-3 नक्षत्र है। देखिए केतु यहाँ पे है, अश्विनी के पास है, ठीक। फिर केतु यहाँ पे आएंगे, मघा के पास है, और फिर यहाँ पे मूला के पास है। 3 है, 3 नक्षत्र में केतु स्वामी है। इस तरह हर ग्रह के 3-3 स्वामी होते हैं। तो ये नक्षत्रों के नाम आपको रट लेना होगा, इसका कोई उपाय नहीं है। आपको एक दिन बैठ के सिर्फ ये नक्षत्र का नाम रटना होगा। आपको रटे रहेंगे तो अच्छा होगा। ऐसे शुरू में प्रैक्टिस के लिए आप नाम लिख के कहीं पे अपने रूम में या जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लिख के रख सकते हैं, आपको देख के याद हो जाएगा। नहीं तो मैंने इसको एक दिन में बैठ के पूरा याद किया था, एक ही दिन में। तो आप भी याद कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो अभी जो नक्षत्र हुए, नक्षत्र के कितने होते हैं? 4 पद होते हैं, ठीक है, हर नक्षत्र के। यहाँ पे देखिए अश्विनी नक्षत्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैंने 1 2 3 4 ये 4 पद में ऐसे डिवाइड किया है। 1 2 3 4 यहाँ पे देखिए। तो हर पद कितना, जब एक जो टोटल है ये होता है 13 डिग्री 20 मिनट, है ना। तो एक पद कितने का होगा? इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो निकलेगा ना एक पद। तो इसको 4 से करेंगे, 4 के 12 और 3 डिग्री 20 मिनट। हाँ 3 डिग्री 20 मिनट के आसपास आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 12 हाँ अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 3 डिग्री 20 मिनट आएगा। देखिए मिनट को ऐसे ही रखें। हाँ ये हाँ ऐसे मान लीजिए इसको पूरा मिनट में ही बदल दिया, ठीक है। 13 को मिनट में बदल, 13 गुने 60 कर सकते हैं, ठीक है। 3 डिग्री 35 मिनट आ रहा है। हाँ कैलकुलेशन कर देखते हैं कितना से। 780 आएगा और 20 मिनट है पहले से, इसमें 20 जोड़ देंगे, है ना।
800 हो जाएगा। अब 800 को भागा देंगे कितना से? 4 से। ये 200 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। अब 200 मिनट को बदलिए कितना में डिग्री में, डिग्री बदलने के लिए कितना से? 60 से भागा देंगे। 200 को 60 से भागा देंगे, 18 180, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा? 20। ये 20 मिनट बच गया और ये 3 डिग्री हो गया, तो 3 डिग्री 20 मिनट। ये जो 60 का है ना, बड़ा वाला सर्कल कितना दिन का है? कितना दिन का है? दिन ये साल का पूरे साल नहीं, ये सर्कल अपने आप में काल चक्र है, इसका दिन से कुछ मतलब ऊपर है और ये अपना मूवमेंट करते रहता है। इस सर्कल के अंदर बाकी सब ग्रह सब घूमते हैं, सूर्य चंद्र मंगल। इसका कोई टाइम लिमिट है नहीं? टाइम लिमिट नहीं, ये हमेशा कंटिन्यूअसली चलते रहता है, अनस्लीपिंग, मतलब कि बिना सोए कभी रुकता नहीं। कोई दुनिया का कोई आदमी इसको रोक नहीं सकता है, चाहे कुछ भी कर ले। ये भगवान के डायरेक्ट अंदर में चल रहा है। कुछ भी यहाँ पे जाके एक एटम बम फोड़ देंगे तो भी ये घूमते रहेगा, ऐसा है। इसका कोई उपाय नहीं, कोई रोक नहीं सकता है। हिरण्यकशिपु तक आया, रावण तक आया, कोई इस काल चक्र को रोक नहीं सकता। सिर्फ भगवान इच्छा करे तो रोक सकते हैं, और कोई नहीं। तो इसी के अंदर सूर्य चंद्र घूमते हैं, तो सूर्य चंद्र के घूमने के कारण दिन और रात होता है, और उन्हीं के डिस्टेंस के अनुसार तिथि का कैलकुलेशन होता है ना। वैसे तो अब ये देखिए, हमें देखिए जैसे मेष राशि कितने का? 30 डिग्री का, ठीक है। और एक नक्षत्र कितने का? 13 डिग्री 20 मिनट। तो दो नक्षत्र कितने का हो जाएगा? 26 डिग्री 40 मिनट। तो फिर भी मेरा कितना बचता है? 3 डिग्री 20 मिनट। देखिए एक नक्षत्र हो जाएगा 13 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। दूसरा नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट, तो ये कितना होगा? 26 डिग्री 40 मिनट। टोटल कितने का है? एक राशि 30 का है, तो 30 में से 26 को घटाएंगे, 26 40, ये हो जाएगा 20 मिनट, और ये 3 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। 3 डिग्री 20 मिनट क्या था? एक चरण का मान है। नक्षत्र का 4 चरण होता है, उसमें से एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का है। इसलिए देखेंगे एक राशि में एक पूरा नक्षत्र आ जाएगा, दूसरा भी पूरा नक्षत्र आ जाएगा, और तीसरा नक्षत्र का एक चरण आ जाएगा, ठीक है। समझे? 4 चरण इसका, 4 चरण इसका, और कृतिका का एक चरण मेष राशि के अंदर आएगा। तो टोटल कितने चरण एक राशि के अंदर आएंगे? 9। दूसरे राशि के अंदर कितने आएंगे? 9। उसमें कृतिका के 3 आएंगे, रोहिणी के 4 आएंगे, और मृगशिरा के 2 आ जाएंगे। 3 हो जाएगा। हाँ? 3 + 4 3 7 प्लस मृगशिरा के 2 9, टोटल 9 चरण आएंगे एक राशि के। इसी तरह मिथुन के अंदर भी देखिए 9 आएंगे, मृगशिरा के 2, आद्रा के 4, और पुनर्वसु के 3। तो 4 3 7 और 2 9, तो टोटल एक राशि में 9 चरण होंगे। एक राशि के अंदर 9 चरण होंगे, ठीक है। और एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होंगे। राशि कितने का होता है? 30 डिग्री का। नक्षत्र कितने का होता है? 13 डिग्री 20 मिनट। और एक चरण कितने का होता है? 3 डिग्री 20 मिनट। और राशि चक्र टोटल होते हैं 307 डिग्री। राशियाँ टोटल कितनी होती है? 12। और नक्षत्र 27। ये सबको लिख लीजिए, ये वाला फाइनल जो आउटपुट है। इरेज करने के लिए हाँ बटन इधर, हाँ ये वाला हाँ इरेज कर लीजिए। अच्छा ठीक। सबको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ें मैं इतना डिटेल में नहीं बताया था। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग खुद से पढ़ के ऐसा कैलकुलेशन करें।
क्लास करने के बाद खुद से कैलकुलेशन करके देखा। ये फोटो मैं भेज भी दूंगा, आप लोग को व्हाट्सएप में आ जाएगा। बहुत अच्छा फोटो। ये जो राशि चक्र है देखिए, एक तरह से एक पूरा बॉडी है अपने आप में। जो मेष राशि है वो हमारे हेड को रिप्रेजेंट करती है, सर को। जो वृषभ राशि है वो फेस को, मिथुन राशि आर्म को, हमारे भुजा को, कर्क राशि हार्ट को, सिंह राशि स्टोमक, कन्या राशि हिप, तुला बिलो नेवल, वृश्चिक राशि प्राइवेट पार्ट्स को, धनु थाइस को, मकर नीज को, कुंभ एंकल्स को और विशेष मीन को। तो ऐसे बोलते हैं ना, काल पुरुष बोलते हैं हम लोग, है ना, काल पुरुष। तो काल पुरुष के शरीर पे ये राशि इस जगह पे विराजमान है, ऐसे बोल सकते हैं। ये काल पुरुष ही इनको घुमाते हैं। धीरे धीरे आपको ये इसका प्रिंट आउट करके रखिए अपने पास। धीरे धीरे आपको सबका नाम याद हो जाएगा, कौन से राशि के कौन स्वामी है, कितने नक्षत्र हैं, कितने चरण, कौन से राशि में कौन से नक्षत्र पड़ते हैं, नक्षत्रों के स्वामी कौन है। ये सब धीरे धीरे आपको हर दिन एक बार रिवीजन मारेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, हटा दे इसको। ओके, कल हमने ये तीनों पढ़ा था, तिथि कैसे पता करते हैं, तिथि क्षय क्या होता है और अधिक तिथि क्या होता है। तिथि क्षय मतलब एक ही दिन में वो तिथि स्टार्ट होता है, खत्म हो जाता है, तो उसका तिथि क्षय हो जाता है। और अधिक तिथि क्या होता है, ये पहले दिन में भी वो तिथि था और अगले दिन में भी वो तिथि है, तो दोनों दिन वही तिथि आता है, इसलिए उसको अधिक तिथि बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है तिथि क्षय और अधिक तिथि का। मान लीजिए कि एक अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए कि 6 बजे सुबह सूर्योदय होता है। ठीक है, 6 बजे सूर्योदय होता है, तो तिथि कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए संडे को जो संडे को 7:03 पे तिथि षष्ठी तिथि है। ठीक है, 7:03 पे षष्ठी तिथि चालू होती है और मंडे को सुबह में 5:45 बजे तक षष्ठी तिथि रहती है। ठीक है, तो ये 7 बजे को चालू होती है, लेकिन सूर्योदय कब हो रहा है, 6 बजे। तो ये सूर्योदय के बाद में ये चालू हो रही है ना, तो उस दिन षष्ठी नहीं होगा। और देखिए अगले दिन 5:45 सुबह में ख़त्म हो जा रही है, और सूर्योदय कब हो रहा है, 6 बजे। यानी कि 6 बजे कौन सा तिथि हो जाएगा, सप्तमी तिथि चालू हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए पंचमी के बाद सीधे क्या आ गया, सप्तमी आ गया। षष्ठी तिथि का क्या हो गया, क्षय हो गया। ठीक, इसी तरह यहाँ पे देखिए तिथि अधिक का एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे तृतीया तिथि थी, 6:07 पे चालू हो रही थी और सुबह 5:28 में खत्म हो रही थी। तो 6 बजे के बाद चालू हुई और अगले दिन 6 बजे के पहले ही खत्म हो गए, तो ये तृतीया जो तिथि थी उसका क्षय हो जाएगा। तृतीया का क्या आ जाएगा, सीधे चतुर्थी आ जाएगा। अब देखिए चतुर्थी तिथि यहाँ पे 5:28 में तृतीया खत्म हुई थी, तो चतुर्थी कब स्टार्ट होती है, 5:28 में और सुबह 5:34 में खत्म हो गई थी। ठीक है, तो चतुर्थी तिथि इस दिन भी, चतुर्थी तिथि भी इस दिन नहीं होगा, क्योंकि चतुर्थी पहले हो गया, क्योंकि ये 5:28 में चालू हुई थी, इसके खत्म होने के बाद, लेकिन अगले दिन 5:34 में खत्म हो जा रही है, यानी कि वो भी 6 बजे के पहले खत्म हो जा रही है। तो उस दिन पंचमी तिथि चालू हुई, क्योंकि 5:34 के बाद कौन सी पंचमी तिथि चालू है। अब पंचमी तिथि देखिए 5:34 में चालू हो रही है और 6:28 में खत्म हो रही है।
तो 5:34 में चालू यानी कि 6 बजे सुबह के पहले चालू नहीं, तो उस दिन तो रहेगा, और अगले दिन 6:28 तक चालू, तो अगले दिन भी रहेगा। इसलिए यहाँ पे देखेंगे पंचमी तिथि दोबारा, यहाँ पे पंचमी अधिक तिथि हो जा रही है, ठीक है। तो एक घंटी में 24 मिनट होता है लगभग। एक घंटी जैसे वैदिक टाइम में लोग जो समय नापते थे, समय की जो इकाई थी, तो वो घंटी और पल में नापते थे। ऐसे हम लोग घंटा और मिनट में नापते हैं। जो लगभग वो एक घंटी अभी के 24 मिनट के बराबर होता है। तो ऐसे 2 घंटी को मिला के वो लोग एक मुहूर्त मानते थे। तो एक मुहूर्त कितने का हो गया? 48 मिनट का। तो टोटल दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, क्योंकि देखिए 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है ना, बराबर। तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पूरे दिन में 30 मुहूर्त निकलेगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये मुहूर्त का क्या काम होता है? मुहूर्त का काम होता है जब भी हम कोई कार्य करते हैं, जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं, या शादी का कार्य है, उपनयन संस्कार है, घर बनाना है, गृह प्रवेश करना है, तो ऐसे कोई भी कार्य करना है, दुकान खोलना है, तो उसके अनुसार कुछ समय होते हैं वो अच्छे होते हैं, कुछ समय अच्छे नहीं होते, कुछ समय शुभ होते हैं, कुछ समय नहीं। तो मुहूर्त के आधार पे वो समय हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये मैंने कुछ मुहूर्त के नाम दिए हैं दिन में जो होते हैं, 30 मुहूर्त होते हैं। उसके मुहूर्त के आगे देखिए नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन। नेगेटिव साइन है मतलब वो खराब मुहूर्त है, इनऑस्पिशियस है। पॉजिटिव मतलब वो ऑस्पिशियस मुहूर्त है, वो मतलब अच्छा मुहूर्त है। तो इसके बारे में उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, जस्ट एक जानकर के मुहूर्त क्या होता है आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आप चाहे तो एक बुक है वी.वी. रमन सर का मुहूर्त बोल के ही बुक है, वो छोटी सी पतली सी बुक है, उसमें बहुत डिटेल में उन्होंने मुहूर्त के बारे में बताया, उससे पढ़ सकते हैं। वी.वी. रमन। हाँ, वी.वी. रमन। एकादशी तिथि, तो मैंने बताया था जो वैष्णव लोग होते हैं वो अपना तिथि कब मानते हैं? ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में मानते हैं, है ना। और जो स्मार्तक होते हैं, जो वैदिक फल वाले होते हैं, वो अपना तिथि सनराइज के समय मानते हैं, सूर्योदय के समय। तो एकादशी में इसलिए देखेंगे कभी कभी अलग हो जाता है। वैष्णव लोग का जो एकादशी का दिन होता है, बाकी लोग का एकादशी का दिन होता है, वो अलग हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि तिथि बदल जाता है एक्चुअली। ओके, तो ब्रह्म मुहूर्त लगभग 96 मिनट्स पहले चालू होता है। सनराइज के 96 मिनट पहले का जो टाइम होता है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। तो आप देखेंगे, मान लीजिए ये सनराइज का समय यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। ये सनराइज का हमारा टाइम है। अब देखिए एकादशी तिथि यहाँ से यहाँ तक पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सनराइज के टाइम में आ रहा है एकादशी तिथि, तो ये दिन क्या हो जाएगा? एकादशी हो जाएगा। वैष्णव लोग के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का टाइम ये है, वो भी एकादशी तिथि के अंदर आ रहा है, तो वैष्णव लोग भी इसी दिन एकादशी मनाएंगे। किसी किसी केस में अलग हो जाता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे सनराइज का टाइम ये है, ठीक है। तो सनराइज के टाइम कौन से तिथि में पड़ रहा है? ये एकादशी तिथि में पड़ रहा है, तो ये लोग इसी दिन एकादशी तिथि मनाएंगे। लेकिन इससे 96 मिनट पहले ये जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है वो किसमें पड़ जा रहा है? 10वीं तिथि में पड़ रहा है, तो वैष्णव लोग इस दिन 10वीं मनाएंगे। और इनका देखिए अगले दिन क्या होगा? सनराइज का समय ये है, ये द्वादशी का समय मनाएंगे जो स्मार्ट लोग होंगे। वैष्णव लोग का क्या है? 96 मिनट पहले एकादशी का पड़ता है, तो इस दिन वैष्णव लोग एकादशी मनाते हैं। तो इसीलिए कभी कभी डिफरेंसेस होता है, एक दिन आगे पीछे एकादशी हो जाता है, ठीक। ओके, विद्या एकादशी क्या होता है? देखिए विद्या एकादशी क्या होता है, कभी कभी इस दिन भी एकादशी नहीं पड़ता है, अगले दिन भी एकादशी नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए सनराइज का टाइम था, ये सनराइज का टाइम था, यहाँ पे एकादशी पड़ गया, लोगों ने इस दिन एकादशी मनाया। वैष्णव लोग इसके पहले 96 मिनट पहले यहाँ पे 10वीं था, तो इस दिन एकादशी नहीं मनाया।
फिर अगले दिन हुआ सनराइज का टाइम, यहाँ पे द्वादशी हुआ, लोगों के लिए द्वादशी था। इसके पहले जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था यहाँ पे, उनके लिए भी ये द्वादशी पर गया, यानी कि इस दिन दशमी मनाया और इस दिन द्वादशी पर गया, एकादशी तो याद हो गया। तो ऐसे केस में अगले दिन जो होता है दशमी के अगले दिन, उसको एकादशी मानते हैं, तो विद्या एकादशी बोलते हैं। तो उसी दिन एकादशी व्रत का पालन करते हैं। नवमी जब एकादशी 6 हो जाएगा उस टाइम। हाँ, तो उसके अगले दिन, जैसे मैंने बताया था ना, मान लीजिए अष्टमी तिथि पढ़ा ही नहीं, राधा अष्टमी तिथि, तो अगले दिन को अष्टमी और नवमी दोनों मान के उसी दिन राधा अष्टमी मनाते हैं। ओके, ये एक और चीज़ है। कभी कभी जगह बदलने के कारण भी हमारा एकादशी का तिथि बदल जाता है। जैसे एक बार एक भक्त थे पुणे में हमारे, वो मायापुर यात्रा के लिए निकले थे। तो जिस दिन निकले थे उस दिन एकादशी था, तो पूरा फास्टिंग किया था उन्होंने, निर्जला। सोचे थे मायापुर में जाएंगे, वहीं पे अपना फास्टिंग करेंगे। तो अगले दिन जब मायापुर पहुँचे तो वहाँ भी एकादशी था। तो दोनों दिन उनका फास्टिंग हो गया। तो ये होता है, देखिए, क्योंकि जगह के अनुसार सूर्योदय का समय चेंज होता है, बदल जाता है। जो समय सूर्योदय का कोलकाता में रहेगा, वही समय सूर्योदय का मुंबई में नहीं रहेगा। मुंबई में अलग टाइम होगा, कोलकाता में अलग टाइम होगा। मुंबई में सूर्योदय लेट से होगा। तो जैसे कि ये मायापुर में है, ओके, ये राधाष्टमी के एग्जाम्पल लेके बताया। तो अष्टमी देखिए यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल लिया है, यहाँ देखिए मायापुर का एग्जाम्पल लिया, मुंबई का एग्जाम्पल लिया। तो ओके, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल थोड़ा लगता है, ठीक है। जैसे अष्टमी तिथि यहाँ से आता है, ठीक है। अभी देखिए मुंबई वालों के लिए अष्टमी जो का ये समय है, वो इसके अंदर अष्टमी तिथि के अंदर पड़ रहा है। ये जो सूर्योदय का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, ये लोग इस दिन राधाष्टमी मनाएंगे। लेकिन मायापुर वालों का जो अष्टमी ये है, सूर्योदय का समय यहाँ से है, अगर इसके पहले का जो ब्रह्म मुहूर्त लेंगे तो वो अष्टमी तिथि के बाहर चला जाता है, और इधर के पहले का जो ब्रह्म मुहूर्त लेंगे तो अष्टमी तिथि के अंदर चला जाता है। इसलिए ये लोग राधाष्टमी अगले दिन मनाते हैं, समझे। तो एक जगह में अष्टमी आज मनेगा, अगले जगह में जाएंगे, हो सके मायापुर में तो कल मनेगा, ऐसा चेंज हो सकता है। तो ऐसा डिफरेंसेस नहीं कि ऐसा क्यों होता है। लोग कभी कभी सोचते हैं कि इनके अंदर ये मतभेद है, कोई आज मना रहा है, कोई कल मना रहा है, लेकिन दोनों सही हो सकते हैं, अपने अपने जगह के अनुसार तिथि बदल जाती है। अब आता है एकादशी का पारण का समय। ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, एकादशी तो कर लेते हैं, पारण कैसे करना है, उसके लिए हमको पता नहीं होता कि पारण फास्ट ब्रेकिंग कब करना है टाइम, तो वो भी मैं बताऊंगा। पारण करने का पारण तो टाइम तोड़ने का दो रूल है। जो अगला दिन एकादशी के अगला दिन जो हम लोग द्वादशी तिथि है पारण करते हैं, उसके स्टार्टिंग टाइम होता है, एंडिंग टाइम होता है। ऐसे बोलते हैं ना, पारण तोड़ने का समय सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक स्टार्टिंग टाइम होता है, एंडिंग टाइम होता है। तो पारण स्टार्टिंग टाइम कब हो सकता है, ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होता है, ये दोनों कंडीशन आफ्टर सनराइज ऑफ द एरिया एंड आफ्टर 1 क्वार्टर ऑफ द्वादशी तिथि इज कंप्लीटेड। यानी कि पारण तिथि कब चालू होगा, जब सूर्योदय होने के बाद ही चालू होगा, और मतलब प्लस जब एक द्वादशी तिथि है उसका 1 क्वार्टर मतलब उसका 25% टाइम द्वादशी तिथि का जिस समय कंप्लीट हुआ है उस टाइम से चालू होगा। दोनों चीज़, ये एंड गेट है, एंड गेट, तो और गेट नहीं है। एक होता है और गेट और एक होता है एंड गेट। और गेट मतलब ये या ये दोनों में से जो पहले हो गया उधर से चालू कर देंगे। एंड गेट मतलब ये भी फुलफिल होना चाहिए, ये भी फुलफिल होना चाहिए, दोनों कंडीशन जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे चालू होगा। मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा। और एंडिंग टाइम कब होगा, बिफोर एंड ऑफ द द्वादशी तिथि, जहाँ पे द्वादशी तिथि खत्म हो रही है
उसके पहले एंडिंग टाइम होना चाहिए। और मैक्सिमम फास्ट ब्रेकिंग टाइम इज 1.5 प्रहर। 1.5 प्रहर, 1 प्रहर होता है लगभग 3 घंटे का, ठीक है। 1.5 प्रहर हो गया कितना, 4.5 घंटे। तो मैक्सिमम फास्ट ब्रेकिंग टाइम 4.5 घंटे तक जा सकती है, या द्वादशी तिथि जहाँ पे खत्म हो रही है वहाँ तक जा सकती है। मान लीजिए द्वादशी तिथि 6 घंटे बाद खत्म हो रही है, लेकिन तो भी वो 4.5 घंटे में आके रुक जाएगी। और द्वादशी तिथि मान लीजिए 2 घंटे बाद ही खत्म है, तो 2 घंटे तक की फास्ट ब्रेकिंग टाइम रहेगा। पर के ना 4 घंटा बोलिए। मैक्सिमम 4.5 घंटा तक जा सकता है। जैसे देखिए इसमें जैसे एकादशी तिथि था यहाँ पे, ये दिन एकादशी मना, और द्वादशी तिथि इसी दिन चालू हो गया। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक द्वादशी था, तो इसका 1/4 यानी कि 25% टाइम यहाँ पे था। तो फास्ट ब्रेकिंग टाइम यहाँ से चालू होगा, क्योंकि सनराइज यहाँ पे हो गया और द्वादशी तिथि का 1/4 टाइम यहाँ पे होगा। लेकिन फास्ट, तो इसलिए फास्ट ब्रेकिंग टाइम यहाँ से चालू, यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। सनराइज भी हो चुका है और द्वादशी तिथि का 1/4 टाइम भी बीत चुका है। और एंड कब होगा फास्ट ब्रेकिंग टाइम का, मैक्सिमम 4.5 आवर्स। यहाँ से चालू होने का मैक्सिमम 4.5 आवर जा सकता है, और द्वादशी तिथि जहाँ तक एंड होता है, जो पहले आ गया, अगर 4.5 आवर द्वादशी तिथि 4.5 आवर के पहले ख़त्म हो गया तो वहीं तक रहेगा। अगर द्वादशी तिथि बाद में है तो यहाँ से लगभग 4.5 आवर मैक्सिमम तक जा सकते हैं। किसी किसी केस में देखिए यहाँ पे एकादशी ऐसे था, किसी किसी केस में देखिए बहुत छोटा रहता है फास्ट ब्रेकिंग टाइम, वो इसके कारण होता है। एकादशी तिथि था यहाँ पे, इस दिन एकादशी मनाया, द्वादशी इसी दिन चालू हो गया था सुबह में, तो यहाँ पे नेक्स्ट दिन जब सनराइज हुआ द्वादशी तिथि का तो 1/4 यहीं पे बीत गया था, तो यानी कि ये वाला कंप्लीसन हो गया सनराइज के टाइम पे, ये कंडीशन में था। यानी कि फास्ट ब्रेकिंग टाइम यहीं पे, द्वादशी तिथि फास्ट ब्रेकिंग टाइम शुरू होने के जस्ट बाद ही खत्म हो जा रहा है। तो देखेंगे 1 या 2 मिनट का गैप रहता है, बोलते हैं अच्छे फास्ट ब्रेकिंग टाइम सुबह 8:01 से 8:02 तक रहेगा, ऐसा हो जाता है। तो इस केस में फास्ट ब्रेकिंग टाइम छोटा हो जाता है। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप एक बार कॉपी में बना के खुद से प्रैक्टिस करेंगे। खुद से आपको अगर कुछ ऐप का सहायता लेना है तो दीर्घ पंचांग ऐप डाउनलोड करके उसमें सब टाइमिंग दिखाता है, सनराइज का टाइम कब है, द्वादशी तिथि एकादशी तिथि कब से कब तक है, पूरा टाइम कैलकुलेशन उसमें दिया रहता है। तो आप खुद से अपने जगह के अनुसार उस ऐप को सेट कर सकते हैं। जैसे आप लोग मुंबई में रहते हैं तो वहाँ पे रांची का जो टाइम है उसके अनुसार फास्ट ब्रेकिंग नहीं कर सकते, मुंबई के जगह के अनुसार वहाँ का फास्ट ब्रेकिंग टाइम कुछ अलग निकल के है, तो आप खुद से कैलकुलेट करके फास्ट ब्रेकिंग टाइम निकाल सकते हैं। 1/4 कैसे निकालेंगे, मतलब कितना टाइम है? जैसे मान लीजिए ये जो द्वादशी तिथि है, मान लीजिए इधर चालू हो गया आपको 9 बजे सुबह, ठीक है, और अगले दिन 6 बजे सुबह तक था, ठीक है। तो 9 बजे दिन से 6 बजे सुबह तक कितना समय हो गया? 9 बजे रात तक हो गया 12 घंटा, फिर सुबह 6 बजे तक 6-9 घंटा, 12-9 21 घंटा का हो गया, ठीक है। 21 घंटा का हो गया द्वादशी तिथि, ठीक है। इस 21 को 4 से भाग दे देंगे तो 5 घंटा 15 मिनट, ठीक। तो इसमें 5 घंटा 15 मिनट, 9 बजे में 5 घंटा 15 मिनट जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9, 10, 11, 12, 1, 2, यानी कि 2:15 पे इसका 1/4 टाइम हो चुका है द्वादशी तिथि। हाँ 1/4, इसका 1/4 टाइम 2:15 पे होगा। तो 2:15 के बाद हम लोग फास्ट ब्रेकिंग कर सकते हैं, लेकिन 2:15 के बाद यहाँ पे दूसरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि अगले दिन का सूर्योदय नहीं हुआ है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो इसलिए अगले दिन के सूर्योदय तक वेट करेंगे, यानी कि अगले दिन का जो सूर्योदय का टाइम होगा वही टाइम फास्ट ब्रेकिंग का टाइम हो जाएगा। और एंड कब होगा, मैक्सिमम कब तक जा सकता है? अब यहाँ से चालू हो तो मैक्सिमम वो 4.5 घंटे तक जा सकता है, और ठीक है यहाँ से 4.5 घंटे तक जा सकते, लेकिन दूसरा कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। क्या? द्वादशी तिथि के एंड के बाद तक नहीं जा सकते, मैक्सिमम द्वादशी तिथि एंड तो यहीं पे हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक ही फास्ट ब्रेकिंग टाइम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े फिर।
हर चंद्रमा देखिए, हम लोग तिथि निकाल रहे हैं ना जनरली, ये तिथि में मतलब चंद्रमा पे डिपेंडेंट है तिथि निकालना। वो ऑलरेडी कैलकुलेशन चंद्रमा का छुपा हुआ है उसमें, मैं डायरेक्ट टाइम नहीं दे रहा हूँ। जैसे तिथि कब चालू होगा कब एंड होगा वो चंद्रमा के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि तिथि कैसे निकलता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच के डिफरेंस, जो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस होता है उस पर निर्धारित होता है। अगली बार एकादशी का निकाल सकते हैं हाँ निकाल सकते हैं। थोड़ा एक्चुअली वो लेके नहीं आओ, कल आपको या कैलकुलेशन करके मैं भेज दूँगा, वो एग्जैक्टली टाइम देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, दृक पंचांग ऐप है, उसमें आपको मिल जाएगा। हम लोग गुरुकुल में वही ऐप यूज करते हैं। या और भी कोई ऐप है तो आप यूज कर सकते हैं, मुझे पता नहीं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है। कभी आपने ऐसा सोचा है कि संडे का नाम संडे ही क्यों पड़ा, मंडे को मंडे ही क्यों पड़ा, ट्यूसडे को ट्यूसडे क्यों पड़ा? ऐसा क्यों नहीं होता है संडे, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, फिर ट्यूसडे? कुछ अगर सीरीज में है तो उसके पीछे क्यों ऐसा पड़ता है? सोमवार का मंगलवार ही क्यों आता है, मंगलवार के बाद बुधवार ही क्यों आता है ना? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अपने आप में, आज आप सीखेंगे। तो दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा है वार। तो जनरली पंचांग होता है, पंचांग का नाम सुना आपने ना? पतरा। तो पंडित जी पतरा देख के बताते ना शादी कब होगा। तो पंचांग के 5 अंग होते हैं। तो पहला जो अंग था वो था तिथि, दूसरा जो अंग है वो है वार, इसको वासर भी बोलते हैं, वासर संस्कृत में। तो आज दूसरे अंग के बारे में, ऐसे 5 अंग के बारे में एक एक करके बताएंगे। तो द वैदिक डे इज रिकॉर्ड फ्रॉम द सनराइज टू सनराइज एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। तो जो एक वैदिक डे होता है कब, एक सूर्योदय से चालू होता है और दूसरे सूर्योदय तक रहता है, और उसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक दिन होता है और एक रात होता है ना, एक दिन का, दोनों को मिला के पूरे एक दिन होता है। तो इसको बोलते हैं अहो एंड रात्र। अहो मतलब दिन और रात्र मतलब रात का समय। तो अहो और रात मिला के पूरी एक वैदिक डे बनता है, एक वैदिक दिन बनता है। तो इस अहो और रात का जो, अहो का जो लास्ट अक्षर है हो, और जो रात्र का जो पहला अक्षर है रा, अगर दोनों को जोड़ दिया तो क्या बनता है? होरा। ठीक है, ये होरा से ही हमारा जो इंग्लिश का जो आवर है ना, आवर मिनट सेकेंड, इसी होरा शब्द से आया है। और ये जो होरा जो होता है लगभग 1 घंटे के बराबर होता है। तो पहले लोग होरा वर्ड यूज करते थे, इसी को कन्वर्ट करके मॉडर्न टाइम में आवर के रूप में यूज करते हैं। तो ये जो होरा होता है लगभग 1 घंटे का समय को होरा बोलते हैं। इसलिए देखेंगे बहुत सारा हमारे ज्योतिष के किताब का नाम होता है, बृहद पराशर होरा शास्त्रम। तो होरा शास्त्र मतलब दिन और रात एक्चुअली। या फिर देखेंगे एक होरा चार्ट आता है, होरा चार्ट आप लोग आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें, तो वो होरा चार्ट जो होता है वो 1-1 घंटे के अंतराल में बनाया जाता है। 1-1 घंटे के अंतराल में जो डिवीजन होता है उसके आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, द डेज ऑफ द वीक आर नेम्ड आफ्टर देयर रूलिंग प्लैनेट। तो हर दिन, जो सप्ताह का हर दिन होता है, जैसे सोमवार है तो वो उसके पीछे एक ग्रह होता है जो उस सोमवार को पूरा रूल करता है। सोमवार को कौन सा ग्रह रूल करेगा? सोम मतलब चंद्रमा। मंगलवार को मंगल, बुधवार को गुरुवार को बृहस्पति, शुक्रवार को शनिवार को रविवार को सूर्य। तो ऐसे 7 ग्रह हो गए और 7 दिन हो गए। 7 ग्रह को अपना एक दिन दिया गया। बोलते ना आज मेरा दिन है, हर आदमी का दिन आता है, तो हर ग्रह का दिन आता है। ठीक है, लेकिन अभी कैसे डिसाइड हुआ कि किस ग्रह के बाद किसका दिन आएगा? हाँ, 9 ग्रह होते हैं, राहु और केतु।
तो राहु और केतु को ऐसे दिन नहीं दिया है स्पेसिफिकली, ये दोनों ग्रह बाद में है एक्चुअली। शुरू में पहले 7 ही ग्रह थे, इसलिए देखोगे सातों घर को अपना, सातों ग्रह को अपना अपना घर मिला हुआ है। वहाँ पे राहु केतु का घर नहीं था, देखे थे। मरकरी को, बुध को 2 घर मिला हुआ था, शुक्र को 2 घर, गुरु को 2, सूर्य चंद्र को 1 घर में होता। तो ये लोग जब बाद में आए एक्चुअली, आपको आगे जब पढ़ाएंगे राहु केतु के बारे में तो बताएंगे। ये लोग एक्चुअली एक राक्षस थे, उनको जब बाद में वो अमर हो गए तो उनको फिर भगवान ने उनको ये सेवा दिया ग्रह का। तो तब से वो, तो उनको भी एक एक घर दिया। तो जो वृश्चिक राशि जो होती है, स्कॉर्पियो राशि, मंगल का जो घर है, मंगल ने बोला ठीक है तू मेरे साथ रह, और मंगल के साथ केतु रहने लगा। और जो एक्वेरियस राशि, धनु राशि होते हैं, जो कि शनि का घर है, राहु शनि के साथ मित्र बन गए और उनके घर में ही निवास कर गए। तो ये जो 2 घर है इसमें 2 मालिक रहते हैं, शनि और राहु, और मंगल और केतु, ऐसा। लेकिन ये जो दिन था, दिन में सिर्फ इन 7 ग्रह का ही दिया है। तो ये 7 ग्रह जो है ना, अगर उनका डिस्टेंस, ये स्पीड देखेंगे चलने का जो स्पीड है या डिस्टेंस पृथ्वी के रिस्पेक्ट में, तो वो ऐसे सबसे धीरे धीरे कौन चलता है, सैटर्न चलता है, शनि ग्रह, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद मार्स, उसके बाद सन, उसके बाद वेनस, उसके बाद मरकरी, एंड सबसे फास्ट कौन चलता है, अलंकृत है, पीछे से सबसे तेज चलता है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्पीड जिसके ज़्यादा रहता है। तो सबसे धीरे सैटर्न चलता है शनि ग्रह, और सबसे तेज मून, मरकरी, सोम। तो इसी के आधार पे ये होरा का समय डिसाइड होता है। एक्चुअली दिन का एक घंटे का समय 1 होरा होता है, हर होरे का स्वामी होता है, हर 1 घंटे का स्वामी होता है। जैसे 24 घंटा हुआ दिन में, 24 होरा हुए, तो 24 होरा के 24 स्वामी होते हैं हर होरा के अपना। और वो किस क्रम में होते हैं, वो इसी क्रम में होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला होरा जो हुआ दिन का, उसके स्वामी अगर सैटर्न हुए, तो दूसरा होरा जो होगा उसके स्वामी जुपिटर होंगे, तीसरा होरा का स्वामी मार्स होंगे, चौथा होरा का स्वामी सन, 5वां का वेनस, 6ठा का मरकरी, 7वां होरा का मून, 8वां होरा का फिर से सैटर्न। ऐसे करके रिपीट होते जाएंगे, सैटर्न जुपिटर ऐसे करके। तो सूर्योदय के समय जो होरा चलता रहता है, सूर्योदय के समय जो होरा चलता रहता है, वही उस पूरे दिन का स्वामी, उसी के नाम पे वो दिन का नाम होता है। जैसे मान लीजिए सूर्योदय के समय अगर सैटर्न चल रहा है, तो उस दिन को क्या बोलेंगे, सैटरडे बोलेंगे। सूर्योदय के समय पे अगर मार्स होरा लॉर्ड है, तो उस दिन को क्या बोलेंगे, मंगलवार बोलेंगे। तो अब देखिए टोटल 7 दिन होते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मान लीजिए आज सैटरडे, ठीक है, सैटर्न का हो रहा था सूर्योदय के समय, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं अगला दिन कौन सा होगा। सैटर्न का हो रहा चल रहा है सूर्योदय के समय, सैटरडे है, ठीक है। तो अगला डे संडे आना चाहिए। देखते हैं अगला दिन जो सूर्योदय का समय है, इस समय सन का आना चाहिए, सन का हो रहा होना चाहिए, है कि नहीं देखते। तो यहाँ से चालू करते, 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे का दिन होता है। जो उसके बाद जो आता है वो अगला दिन में, यानी कि 25वां घंटा, ठीक है। 25वां घंटा का जो लॉर्ड होगा, होरा लॉर्ड, उसी के नाम पे अगला दिन का नाम पड़ेगा। तो आज है सैटरडे, ठीक है, सैटर्न का देखते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 आया संडे, तो अगला दिन क्या हो जाएगा, संडे। संडे के आगे से चालू होगा। हाँ, तो संडे के आगे से चालू होगा, तो फिर जो 25वां आएगा, अभी देखिए। तो एक मैं रूल बताता हूँ शॉर्टकट। सैटर्न था, इसके आगे अगर 25वां कौन आ रहा है, इसके 2 को छोड़ के जो आ रहा है वो 25वां लॉर्ड हो रहा है ना। हाँ। तो अगला 25वां लॉर्ड क्या होगा, संडे के 2 का छोड़ दीजिए, वेनस और मरकरी को छोड़ दीजिए, तो कौन आएगा, तो अगला दिन क्या हो जाएगा, मंडे। और वैसे भी मिल सकते हैं,
हाँ वैसे भी गिन सकते हैं 24 24 24 24 करके। 25वां जो आएगा वो अगला दिन है। तो इस तरह आप देखेंगे सैटरडे संडे मंडे उसके बाद ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इस तरह दिन के 7 दिन के नाम इसी क्रम में आते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि भाई सैटरडे का संडे क्यों आता है? दिन को बता दें। बराबर है। हाँ दिन को बता दें। The first hora of any day, period of 1 hour following sunrise is ruled by the Lord of the weekday. तो पहला जो होरा होता है दिन का सूर्योदय के समय से चालू होता है, पहला जो घंटा होता है वो जो होरा लॉर्ड होता है, उसी होरा लॉर्ड के नाम पे उस दिन का नाम होता है। ये देखिए यहाँ पे चार्ट है मैंने। रवि आदित्य सोम तो रविवार होता है या भानुवास रवि बोलते हैं इसको, उसका संडे होता है रवि आदित्य सन। इसी तरह सोमवार और इंदुवास रवि बोलते हैं, उसका मंडे होता है, जो शनि और सोम है मून है। मंगलवार और भौमवास रवि बोलते हैं, ट्यूसडे और मंगल है मार्स। बुधवार और सौम्यवास रवि बोलते हैं, वेडनेसडे लॉर्ड होता है वो बुध है मरकरी। जैसे गुरुवारम या बृहस्पतिवारम या गुरुवासरम, उसका थर्सडे बोलते हैं, तो गुरु जो होता है जुपिटर बृहस्पति। ऐसे करके 7 दिन के नाम। तो पंचांग का जो अगला पार्ट है वो है नक्षत्र। पहला पार्ट क्या था? दूसरा तीसरा नक्षत्र के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बता दिया, इसका रिवीजन कर लेंगे। 27 डिवीजन ऑफ सिलेसिड इक्लिप्टिक, और जो इक्लिप्टिक मतलब वो जो चक्र है राशि चक्र का, उसको 27 भाग में डिवाइड करेंगे। तो 27 भाग जो होगा, जो एक पार्ट जो होगा उसको एक नक्षत्र बोलेंगे। दिस रिफ्लेक्ट्स द मून साइकिल अगेंस्ट द फिक्स्ड स्टार। यह चंद्रमा जो है 27 नक्षत्र में घूमता है। तो अभी चंद्रमा किस नक्षत्र में है, वो जहाँ पे चंद्रमा है उसके अनुसार वो नक्षत्र हम फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली ये 27 नक्षत्र है ना, ये एक्चुअली चंद्रमा की 27 पत्नियाँ हैं। 27 पत्नी थे उनके, 27 पत्नी का अपना अपना घर है। ये 27 नक्षत्र आप सबका नाम देखोगे, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, ये उनका घर है। तो चंद्रमा हर पत्नी से मिलने जाते हैं, है ना। हर पत्नी से एक एक दिन ऐसे मिलते फिर वापस आते हैं। किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करते, किसी के साथ वो पार्शलिटी नहीं करते। तो एक्चुअली सब पत्नी में एक पत्नी बहुत फेवरेट होती है कि नहीं। जैसे राजा दशरथ की बहुत सारी पत्नियाँ थी, लेकिन क्या की बहुत फेवरेट पत्नी ऐसा मानते थे। तो चंद्रमा की भी एक फेवरेट पत्नी थी जिसका नाम था रोहिणी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। तो चंद्रमा जब उसके घर में जाते थे फिर आते ही नहीं थे, उधर ही रुके। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, निकलते ही नहीं थे। और बाकी सब पत्नी सोचते थे भाई हम लोग फ्री में शादी किए क्या, इधर कोई आते ही नहीं। ये जो 27 पत्नियाँ थी वो दक्ष की बेटी थी। तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि ये चंद्र इसको करना पड़ेगा ना भाई, ऐसे खाली पीली कैसे बैठे। तो वो जाके अपने पिताजी के पास मायके चली गई भाग के, या हम नहीं रहेंगे क्या, कैसा पति से शादी कर लिए, कभी आता ही नहीं, खाली रोहिणी के साथ रहता है। तो दक्ष ने चंद्रमा को समझा भाई ऐसा मत क्या करो, सबसे शादी करो, सबके पास घुमा फिरा करो। चंद्रमा हाँ ठीक है अभी मेरी पत्नी ने मैं टेक कर, और ऐसे बोल के चला आता है। फिर भी वही हालत रहता है उसका, घूम फिर के जाता है, जहाँ रोहिणी पे जाता है फिर अटक जाता है, उधर से निकलते ही नहीं। तो इस बार उन लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ, वो लोग पिताजी को जाके बहुत भला बुरा सुनाने लगे। अब पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया। पिताजी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम कभी भी एक जगह पे अस्थिर नहीं रह पाओगे। तो इसीलिए चंद्रमा को उसके बाद से कभी भी एक जगह पे ज़्यादा रुकता नहीं, उसको 2-2.5 दिन होते हो तो उसको निकलना पड़ता है, फिर दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो इसलिए चंद्रमा जो है हमारे माइंड का कारक होता है, मन का कारक होता है। इसलिए मन भी बहुत चंचल होता है, आप किसी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे बहुत ज़्यादा समय तक, आप तुरंत माइंड भटकते रहते हैं इधर से उधर इधर से उधर, क्योंकि चंद्रमा उसको कंट्रोल कर रहा है और चंद्रमा खुद चंचल हो गया है। चंद्रमा को ही ऐसा श्राप दिया। तो ऐसा स्टोरी है। तो टोटल 27 नक्षत्र में पूरी घूमने के लिए उसको 27 दिन और 7.75 आवर्स लग जाता है।
कैलकुलेशन के अनुसार। ओके, एक नक्षत्र और होता है अभिजीत नक्षत्र, तो उसको हम लोग कैलकुलेशन में नहीं मानते, इसका एक अलग स्टोरी है, बाद में कभी आप लोग को बताएंगे। यह नक्षत्र बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र है। ऐसा हो जाता है अभिजीत नक्षत्र में कोई काम चालू किया गया तो वो काम पूरा होगा ही होगा, वो काम कभी बिगड़ नहीं सकता है। अगर उस नक्षत्र में चालू कर दिया मतलब वो होगा ही, वो बहुत शुभ नक्षत्र होता है। अकेला नक्षत्र है जो मेल है, बाकी जो 27 नक्षत्र है वो फीमेल है। तो टोटल 28 नक्षत्र होगा। हाँ, टोटल 28 नक्षत्र है, लेकिन काल चक्र में इस अभिजीत नक्षत्र की गणना नहीं की जाती। गणना करे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं दिखाता हूँ, इजी और फोटो दिखा रहा हूँ मैं अभिजीत नक्षत्र का। तो एक स्टोरी आता है, इसका मैंने कहीं पे बुक में अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा सुना हुआ स्टोरी है, वो रिलेट करता है इसे तो बता देता हूँ, लेकिन इसको अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा किस शास्त्र में लिखा हुआ है। तो ये जो सहदेव जी जो थे वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता थे। 5 पांडव थे ना, उसमें से सहदेव के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता थे। तो दुर्योधन जो था वो जब कुरुक्षेत्र वार शुरू होने वाला था तो उसको पता था कि अच्छा समय देख के युद्ध करेंगे तो हमारा जीत हो जाएगा पक्का। तो वो सहदेव के पास गए, बोले कि मेरे को कुछ ऐसा समय बताओ, अच्छा समय बताओ कि जिस समय मैं युद्ध स्टार्ट करूँ तो मैं जीत जाऊँ। अभी सहदेव जी तो उनके विपक्ष पार्टी के थे, है ना, लेकिन तभी वो बताते हैं, क्योंकि एक गुरु का ये होता है कि वो हेल्प करते हैं, मतलब कि उनको सामने वाले से कोई दुश्मनी नहीं रहता जब उनको कोई हेल्प मांगने आता है। तो उन्होंने बताया कि ये अभिजीत नक्षत्र है, इस टाइम पे तुम युद्ध चालू करोगे तो तुम जीत जाओगे। अब ये बात कृष्ण को पता चला कि ये सहदेव ने ऐसे ऐसे जाके बोल दिया उसको। अभी करे तो क्या करे, अभी वो चालू करेगा उस समय तो फिर उसका जीत हो जाएगा। तो कृष्ण ने क्या किया, जो अभिजीत नक्षत्र था उसको अपनी जगह से ही हटा दिया और उसको दूर भेज दिया, वो नक्षत्र रहेगा ही नहीं। तुम चालू करो तो क्या करो। ये देखिए यहाँ पे जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र है और श्रवण नक्षत्र है, दोनों के बीच में अभिजीत नक्षत्र रहता है। यहाँ पे अभिजीत नक्षत्र उसको उन्होंने ट्रैक से हटा के दूर भेज दिया, यानी कि इस जो नक्षत्र का जो ट्रैकिंग सिस्टम था उसको हटा के दूर भेज दिया। तो देखने में यहाँ पे उत्तराषाढ़ आया, उसका श्रवण चालू रहता है, लेकिन ये डॉटेड लाइन जो है ये वाला और ये वाला, इसको अगर और एक्सटेंड करेंगे ऐसे पीछे तक आएंगे तो यहाँ पे दूर में कहीं पे अभिजीत नक्षत्र आता है, ऐसे यहाँ पे इसके नीचे आएगा बहुत। तो कैलकुलेशन में फर्क, अभिजीत नक्षत्र का टाइम बहुत छोटा होता है, वो होता है 1/4 ऑफ उत्तराषाढ़ एंड 1/15 ऑफ श्रवण नक्षत्र। 1/4 ऑफ उत्तराषाढ़ नक्षत्र एंड 1/15 ऑफ श्रवण नक्षत्र का जो पार्ट मिलके जो होता है वो होता है अभिजीत नक्षत्र का टाइम। वो उसको हटा देने के बाद भी कैलकुलेशन उसको लीजिए या ना लीजिए, कैलकुलेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ट्रैक के बाहर है। तो बहुत लोग यहाँ से यहाँ तक उत्तराषाढ़ का नक्षत्र मानते हैं, यहाँ से अभिजीत का मानते हैं और यहाँ से फिर श्रवण का मानते हैं, या फिर आप इसको पूरा उत्तराषाढ़ मान सकते हो और यहाँ से श्रवण का मान सकते हो। तो ये इतना शुभ नक्षत्र होता है कि अभी भी उत्तराषाढ़ में ही अगर आप काम चालू कर दिए, जिसके आगे अभिजीत आने वाला, तो भी वो सक्सेसफुल होता है। लेकिन उससे कुछ हमारे कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बहुत सारे ज्योतिष इसको काउंट में लेते हैं, बहुत सारे लोग इसको काउंट में नहीं लेते।
तो ये हो गया था। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं अभिजीत नक्षत्र तक। कल के लिए फिर इंतजार करते हैं, समय हो गया। कल फिर आगे चालू करेंगे। कल पंचांग हम लोग पूरा फिनिश कर देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।